अब आइए हम बात करते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करने वाले वायरस। ठीक है, तो देखिए क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करने वाले वायरस कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस डी वायरस इतना नहीं है, ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, बी पे डिपेंडेंट होता है। मेनली जो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस कॉज करता है ये हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इन तीनों को एक साथ बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बताएगा कि फैमिली, देखिए ये डीएनए वायरस होता है और ये देखिए इसकी फैमिली जो होती है हिपेडना वायरस होती है। हम शुरू में बता के आए कि ये सिर्फ हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है यही सिर्फ हमारा जो होता है ये डीएनए वायरस होता है, और बाकी सारे आरएनए वायरस होते हैं। और ये भी देखिए डीएनए में वो भी इनवेलप वायरस होता है। ठीक है, तो डीएनए में भी इनवेलप वायरस होता है, तो ये डीएनए वायरस होगा और इनवेलप होगा। इनवेलप तो तीनों होंगे, ठीक है, सिर्फ नॉन इनवेलप जो होता है हमारे ये दोनों होते हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो तीनों नॉन इनवेलप होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये डीएनए वायरस होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसका फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन देखिए यहाँ पे पारेंटल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस बी वायरस में, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है, या पेरिनेटल ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का देखिए यहाँ पे ब्लड से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, बेडरूम से, तो बी से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ब्लड से भी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा बेडरूम में, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसका देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए पेरिनेटल यानी बर्थनिंग में भी इसका हमको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे। और हेपेटाइटिस सी वायरस ये देखिए ये प्राइमरी ब्लड, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है प्राइमरी जो होता है ये ब्लड से ट्रांसमिट होता है, जैसे इंजेक्शन या ड्रग यूज। ठीक है, तो इंजेक्शन ड्रग यूज इससे होता है और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन कंडीशन में भी हमको ये देखने को मिलता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि ये प्राइमरीली ब्लड से ही ट्रांसमिट होता है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया। और उसके बाद हेपेटाइटिस डी वायरस की बात करें ट्रांसमिशन की, देखिए पैरेंटल सेक्सुअल या पेरेंटल इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, और उसका फिर अब हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस बी वायरस में हमको लॉन्ग देखने को मिलता है, मंथ तक। हेपेटाइटिस सी वायरस में भी लंबा देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए हेपेटाइटिस डी वायरस होता है ना, ये सुपर इन्फेक्शन कॉज करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी और सी ये तो क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इस वजह से इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी आप समझिए कि लंबा होगा। ठीक है, क्रोनिक वालों का इंक्यूबेशन पीरियड भी लंबा होता है। तो लंबा से आप याद रखेंगे कि यानी क्रोनिक वाले जो होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है। बस हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है ना ये अकेले इन्फेक्शन नहीं कॉज करता है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है ये अकेले इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकता, ये तभी इन्फेक्शन कॉज करेगा जब हेपेटाइटिस बी वायरस मौजूद रहेगा। अब चाहे हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ ही हेपेटाइटिस डी वायरस आए, या हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन पहले से हो गया और बाद में हेपेटाइटिस डी वायरस आए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है और यही यहाँ पे बताया गया। तो देखिए पहला क्या होता है कि को इन्फेक्शन क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस एक साथ इन्फेक्ट करें, इसको हम बोलते हैं को इन्फेक्शन। और सुपर इन्फेक्शन हम बोलते हैं कि पहले से हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है और उसको फिर अलग से यहां से हेपेटाइटिस डी वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिले, तो इसको हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन। दोनों में फर्क हम कैसे करते हैं? तो देखिए अगर को इन्फेक्शन है ना तो यहां पे देखिए आईजीएम एंटीबॉडी हमको देखने को मिलेगी हेपेटाइटिस डी वायरस के भी अगेंस्ट और हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट भी हमको आईजीएम एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों अभी नए नए आए हैं, इस वजह से दोनों के अगेंस्ट खाली हमको एक्यूट एंटीबॉडी जिसको हम आईजीएम बोलते हैं ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे हमको पता चलेगा कि दोनों साथ में है, दोनों को इन्फेक्शन है। लेकिन हम सुपर इन्फेक्शन का कैसे पता लगाएंगे? तो सुपर इन्फेक्शन में देखिए क्या है कि यहां पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये पहले से आ गया, अब पहले से आके यहाँ पे रह रहा है, घर बना रहा है, जो भी है यहाँ पे कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमको आईजीजी इसके उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आईजीजी देखने को मिलेगा। और बाद में ये आया कौन? हेपेटाइटिस डी वायरस। और जब बाद में हेपेटाइटिस डी वायरस आए तो यहाँ पे हमको आईजीडी देखने को मिलेगा इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सुपर इन्फेक्शन में हमको आईजीजी देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट, जबकि आईजीएम देखने को मिलता है हेपेटाइटिस डी वायरस के अगेंस्ट। इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि ये को इन्फेक्शन है या सुपर इन्फेक्शन है। ठीक है, तो को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा। और देखिए सुपर इन्फेक्शन है तो इसकी पीरियड शॉर्ट होगी, और देखिए को इन्फेक्शन है तो लॉन्ग होगी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ आया है। तो ये चीज होगी, बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये डायग्नोसिस थी कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि को इन्फेक्शन है या सुपर इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इंक्यूबेशन पीरियड का भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात करते हैं क्लिनिकल कोर्स की। ठीक है, तो देखिए क्लिनिकल कोर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम एक्यूट में बताए थे उसी तरह हम क्रोनिक में भी आपको बताते हैं कि क्रोनिक हेपेटाइटिस में हमको क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बताएगा उसको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ये इनिशियली लाइक सीरम सिकनेस। ठीक है, तो शुरू में ये सीरम सिकनेस की तरह कॉज करता है, जैसे फीवर, आर्थरेल्जिया और रैशेस, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगे। और मे प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा, तो यहाँ पे हमको कार्सिनोमा भी देखने को मिलेगा। और हेपेटाइटिस सी वायरस देखिए यहाँ पे मे प्रोग्रेस टू सिरहोसिस और कार्सिनोमा, तो यहाँ पे भी हमको सिरहोसिस या कार्सिनोमा देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये हेपेटाइटिस डी वायरस ये बता रहे हैं कि ये खुद कुछ नहीं है, ये बिल्कुल डिपेंडेंट रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस पे, तो सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये चीज हो गई। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हुआ ना कि ये क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, बताएं कि ये जो होते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, ये भी शामिल कर लेते हैं इसमें, ठीक है, बेचारे को। तो ये तीनों क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। और जब क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनसेटेड सिरोसिस हमको देखने को मिलती है, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जब लंबी हो जाती है तो उसके बाद हमको कंपनसेटेड सिरोसिस देखने को मिलती है। तो शुरू में सिर्फ हमको कंपनसेटेड सिरोसिस देखने को मिलती है, फिर जब और टाइम होता है ना, और डिजीज प्रोग्रेशन होता है, तो यहाँ पे देखिए हमको पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, लिवर फेलियर देखने को मिलता है, और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये हम बताएं क्रोनिक हेपेटाइटिस में हमको ऐसा देखने को मिलता है, चाहे वो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो, चाहे हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो, चाहे हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से हो, ठीक है। तो डी का तो देखिए अकेले तो कोई वजूद है नहीं, बी के बिना पे ये भाव मारता है, ठीक है। तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस से कैसे कंपनसेटेड सिरोसिस हुआ, उसके बाद फिर कैसे हमको ये सारी चीजें देखने को मिली। तो पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर फेलियर और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो देखिए ये चीज देखने को मिली। अब देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन पे भी हम थोड़ा सा फोकस कर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पोर्टल हाइपरटेंशन? क्योंकि देखिए अगर सिरोसिस खाली है ना, यानी हमको हिपेटाइटिस, क्रोनिक हिपेटाइटिस देखने को मिला, उसके वजह से हमको कंपनसेटेड सिरोसिस देखने को मिली ना, तो यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ये देखिए 12 साल से ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हमको पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिले ना, तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है ये 2 साल से कम हो जाती है। इसी वजह से देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ कंपनसेटेड सिरोसिस या इससे पहले की स्टेज है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए 12 साल से ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही पोर्टल हाइपरटेंशन प्रेजेंट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये 2 साल से कम हो जाती है। तो ये कैसे होता है? तो देखिए हम बताएं कि पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करने में मेन क्या होता है? पोर्टल प्रेशर, ठीक है। तो पोर्टल प्रेशर का ही रोल होता है। अब देखिए पोर्टल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? ये फ्लो पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी पोर्टल फ्लो जो है और यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है उसी पे डिपेंड करता है पोर्टल प्रेशर। तो देखिए ये सिरोसिस की कंडीशन में देखिए रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और फ्लो भी इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है दोनों का मैकेनिज्म हम बता देते हैं। तो देखिए सिरोसिस में क्या होता है कि ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब लोब्यूल्स नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस वजह से यहाँ पे लोब्यूल्स जब नोड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए फाइब्रस सेप्टम वगैरह का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज जाएगा। और दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए साइनोसॉइडल नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना, ये डिक्रीज जाता है। और जब साइनोसॉइडल नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा तो जो कैपिलरीज वगैरह है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, इस वजह से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइनोसॉइडल नाइट्रिक ऑक्साइड के कम होने की वजह से हमको पोस्टोसिस्टेमिक कोलेटरल देखने को मिलेंगे, जिसको हम वेरिसियल ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो वेरिसियल ब्लीडिंग हमको देखने को मिलेगा। और देखिए हमको यहाँ पे स्प्लीनोमेगेली और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये दोनों चीज भी इसी साइनोसॉइडल नाइट्रिक ऑक्साइड के डिक्रीज होने की वजह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगेली और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये स्प्लीनोमेगेली जो है ये अर्लीस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग है पोर्टल हाइपरटेंशन का, जबकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये अर्लीस्ट लैब फाइंडिंग है पोर्टल हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो अर्लीस्ट क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे स्प्लीनोमेगेली है और अर्लीस्ट लैब फाइंडिंग हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ठीक है। और ये दोनों क्यों होते हैं? क्योंकि स्प्लीनिक वेन का जो होता है ये प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो स्प्लीनिक वेन का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमको स्प्लीनोमेगेली और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे हम बता दिए। और उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे लिवर फेलियर देखने को मिलता है और हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है, ये बताएं। और यहाँ पे देखिए इसको हम डीकंपनसेटेड लिवर डिसीज का बोलते हैं। जब देखिए हमको यहाँ पे वेरिसियल ब्लीडिंग यानी वेरिसिस वगैरह देखने को मिलेंगे। देखिए वेरिसिस हम बताएं कि यहाँ पे साइनोसॉइडल कैपिलरीज के डिक्रीज होने की वजह से होता है। तो देखिए हमको वेरिसिस देखने को मिलेगा, एसाइटिस देखने को मिलेगा और हिपेटोइंसेफेलोपैथी। देखिए वेरिसिस, एसाइटिस और हिपेटोइंसेफेलोपैथी अगर देखने को मिला है तो इसी को हम बोलते हैं डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं आपको बड़ा करके ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज में वेरिसिस, एसाइटिस और हिपेटोइंसेफेलोपैथी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज, ठीक है। तो ट्रायड ऑफ डीकंपनसेटेड लिवर डिजीज ये हो गए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रोनिक हिपेटाइटिस के बारे में पूरा बता दिए, ठीक है। तो क्रोनिक हिपेटाइटिस कैसे कैसे होता है, ये आगे जाके क्या कॉज करता है, ये पूरा हम आपको क्लियर कर दिए यहाँ पे। अब आइए हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस की, ठीक है। तो देखिए प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि हेपेटाइटिस ए में देखिए एडल्ट्स मोस्टली फुल्ली रिजॉल्व, ठीक है। तो एडल्ट में फुल्ली रिजोल्यूशन हमको देखने को मिलता है और न्यूरेट में हमको वर्स्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलती है। जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस में देखिए यहाँ पे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वगैरह होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और हेपेटाइटिस डी देखिए ये सुपर इन्फेक्शन अगर होता है तो इसकी प्रोग्नोसिस वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। कोई इन्फेक्शन है तो कोई इन्फेक्शन में हमको हेपेटाइटिस बी का डोमिनेंट देखने को मिलता है, लेकिन अगर सुपर इन्फेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे हमको वर्स्ट प्रोग्नोसिस देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बी को जितना काम करना था बेचारा काम कवर होकर थक चुका है। अब डी जब सुपर इन्फेक्शन आएगा तो यहाँ पे ज्यादा तहलका मचाएगा। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे कि अगर सुपर इन्फेक्शन हमको देखने को मिल रहा है हेपेटाइटिस डी वायरस का तो इसकी प्रोग्नोसिस वर्स्ट होती है। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क यहाँ पे देखिए तीनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्रोनिक में हमको हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क बहुत देखने को मिलता है और एक्यूट में नहीं देखने को मिलता है। देखिए एक्यूट में नो। और उसको फिर हम बात करते हैं अब लीवर बायोप्सी की फाइंडिंग की। तो देखिए लीवर बायोप्सी की फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए
हेपेटाइटिस बी वायरस में ग्लैंडुलर इस्नोफिलिक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्लैंडुलर इस्नोफिलिक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। और एक और देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सरफेस एंटीजन विद इन इन्फेक्टेड हिपेटोसाइट। तो इन्फेक्टेड हिपेटोसाइट पे सरफेस एंटीजन क्या होता है यहाँ पे देखिए, हम बात करेंगे, ठीक है। सरफेस एंटीजन अभी खाली समझ लीजिए, अगली वीडियो में आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। तो सरफेस एंटीजन यहाँ पे हिपेटोसाइट में एक्युमुलेट हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इस्नोफिलिक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये देखिए इस्नोफिलिक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको यहाँ पे लीवर बायोप्सी में देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अच्छा देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आया कि यहाँ पे हम एक फ्लैश कार्ड आपके लिए पुट कर दिए कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको कहां देखने को मिलता है, चेस्ट वगैरह यानी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हमको कहां देखने को मिलता है। तो देखिए फाइब्रस डिस्प्लेजिया में हमको देखने को मिलता है, और देखिए हमको स्कर्वी में देखने को मिलता है, एस्बेस्टोसिस में देखने को मिलता है, स्क्लेरोडर्मा में, और नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन सारी कंडीशंस में हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है चेस्ट में, ठीक है। तो ये हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग बता दिए। और देखिए हमको चेस्ट में ही ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलती है न्यूमोसिस्टिस जुरवेसी में। तो देखिए न्यूमोसिस्टिस जुरवेसी में हमको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी देखने को मिलेगी, जबकि हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ये बायोप्सी में हमको यहाँ पे लीवर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको लीवर बायोप्सी में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एंटीजन जो होते हैं एक्युमुलेट हो जाते हैं हिपेटोसाइट में, ठीक है। इस तरीके से लीवर बायोप्सी की जो फाइंडिंग हेपेटाइटिस बी में थी वो हम बता दिए। अब आइए हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस में लीवर फाइंडिंग क्या मिलती है। तो लीवर बायोप्सी की फाइंडिंग, तो देखिए यहाँ पे लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद फोकल एरिया ऑफ मैक्रोवेस्कुलर स्टीएटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फॉइड एग्रीगेट देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा फोकल एरिया ऑफ मैक्रोवेस्कुलर स्टीएटोसिस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस में। और हेपेटाइटिस डी वायरस ये देखिए बिल्कुल डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस सी वायरस में, ठीक है। नाम की तरह यानी डी से डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस में। तो हेपेटाइटिस बी वायरस वाली फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। वही यानी यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेंगे लीवर बायोप्सी पे। और उसका फिर हम यहाँ पे नोट्स में देखिए क्या बताया गया कि कैरियर स्टेट कॉमन। तो हेपेटाइटिस बी वायरस में कैरियर स्टेट हमको कॉमनली देखने को मिलती है, और हेपेटाइटिस सी वायरस में भी देखिए हमको कैरियर स्टेट कॉमनली देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेरी कॉमन बताया गया, यहाँ पे भी कॉमन बताया गया। और हेपेटाइटिस डी वायरस में देखिए क्या है कि डिफेक्टिव वायरस, ठीक है। यहाँ पे इसको हम देखेंगे ये डिफेक्टिव वायरस होता है। और देखिए डिपेंड ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन कोड फॉर एंट्री टू हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट में एंट्री के लिए ये डिपेंड रहता है हेपेटाइटिस बी वायरस का जो सरफेस एंटीजन है, ठीक है। सरफेस एंटीजन में डिपेंड रहता है, इसी वजह से ये अकेले इन्फेक्शन नहीं कॉज करता है, इसी वजह से ये को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस एंटीजन से, ठीक है। तो इसके जरिए ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नोट्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नोट्स में हम बता दिए कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्रोनिक हेपेटाइटिस कॉज करने वाले वायरस जो तीनों थे, तीनों की हम बात कर लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस की। और यहाँ पे हम बताएं कि इनका जो ट्रांसमिशन हमको देखने को मिलता है, ये देखिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस का देखिए ब्लड से भी देखने को मिलता है, और हेपेटाइटिस बी का देखिए हमको बीबी से याद रखना है। तो बीबी से याद रखें कि ब्लड से देखने को मिलता है, बेडरूम यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, बर्थनिंग यानी हमको पैरेंटल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हम देखिए तो यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन मोस्टली हमको ब्लड के जरिए देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्लड के जरिए देखने को मिलता है। और इंक्यूबेशन पीरियड देखिए यहाँ पे हमको लॉन्ग देखने को मिलती है। जबकि हम हेपेटाइटिस डी की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर सुपर इन्फेक्शन है तो इसकी पीरियड शॉर्ट होगी, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो इसकी इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग होगी। इसको भी कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए जैसे मान लो यहाँ पे देखिए सेल है, सेल के अंदर हेपेटाइटिस बी पहले से आ गया, अगर तो हेपेटाइटिस बी अगर पहले से आया तो यहाँ पे क्या करेगा, हेपेटाइटिस बी अपना एक्शन दिखाएगा और सब कुछ करेगा, ठीक है। और बाद में जब आया, बाद में कौन आया, हेपेटाइटिस डी वायरस आया। अब यहाँ पे ये थक चुका है तो ये अपना वायरुलेंट फैक्टर ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। तो ज्यादा डेंजरस होगा। इसी वजह से बताया गया कि सुपर इन्फेक्शन जो होता है इसकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब होती है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है, और बाद में बहुत तेजी से काम करेगा। और आप देखते हो कि जो बहुत हाई फाई बनता है वो जल्दी से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सुपर इन्फेक्शन की वजह से, इसी वजह से इंक्यूबेशन पीरियड जो होती है शॉर्ट होती है। इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम याद रखने का तरीका आपको बता रहे हैं कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। कि ये बाद में अगर आ रहा है तो बाद में आएगा तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस कॉज करेगा, क्योंकि बी थक चुका है, और जब बहुत एक्टिव हो गए और बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाओगे तो जल्दी खत्म हो जाओगे, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड सुपर इन्फेक्शन में शॉर्ट होता है। इस तरीके से इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये हमारा वायरल हेपेटाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वायरल हेपेटाइटिस का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस ये बताया कि ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस, और ए और ई जो होते हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस कॉज कराते हैं, ठीक है। एक्यूट में हम बता दें यहाँ पे कि काउंसिलमैन बॉडीज को हम याद रखेंगे, और क्रोनिक में हम बताएं कि यहाँ पे हमको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलता है लीवर बायोप्सी में, ठीक है। तो ये चीज होगी, और ये हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी।